नमस्कार। इस जल प्रलय में का अंतिम भाग आज आप पढ़ने वाले हो। गोलांबर में लगातार गाड़ियां घूम रही थी, लोगों को सावधान करते हुए, चेतावनी देते हुए बताया जा रहा था कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में करीब 12 बजे तक पानी घुस जाएगा, आप लोग सावधान हो जाइए। और जैसे कि पहले भी बताया गया है, गोलांबर में आवाज़ गूंजती थी, प्रतिध्वनि आती थी बार बार, सावधान हो जाएं, सावधान हो जाएं, सावधान हो जाएं, ऐसी आवाज़ आ रही थी। मैंने गृह स्वामिनी यानी अपनी पत्नी से पूछा गैस का क्या हाल है, क्योंकि खाना बनाने के लिए गैस चाहिए ही चाहिए। मीटर उटर की तरह कोई चीज़ नहीं होने से कुछ पता नहीं चलता सिलेंडर कब तक चले। 1 या 2 दिन का है, का कोयला भी है, स्टोव है, मगर केरोसिन की एक ही बोतल है, मिट्टी के तेल की एक ही बोतल है। फिर उसके बाद कहते हैं फ़िलहाल बहुत है, बाढ़ का भी यही हाल है, मीटर वीटर की तो है नहीं जिससे अंदाज़ा लगाया जा सके बाढ़ कितनी देर में आ जाएगी। सारे राजेंद्र नगर में सावधान सावधान की ध्वनियाँ देर तक गूंजती रही। ब्लॉक के नीचे जहाँ वो रहते थे, दुकानदार जो कि अपनी दुकानें खाली कर रहे थे या फिर सामान ऊपर पहुँचा रहे थे, तो बहुत सारी रद्दी वहाँ पर निकल रही थी, तो वो उस रद्दी को जला रहे थे। लेखक ने कहा कि इतने कागज़ क्यों इकट्ठा कर लेते हैं दुकानदार, जो फिर इतना धुआं ही धुआं चारों तरफ हो चुका है। 1 डेढ़ बजे तक पानी राजेंद्र नगर पहुंचेगा। फिर ऐसी आवाज़ें आने लगी, ऐसी सावधानियां बरतने के लिए चेतावनियां आने लगी। लेखक सोने की कोशिश करता है, लेकिन नींद भी आने का तो कोई मतलब है ही नहीं जहां बाढ़ आने वाली हो। फिर वो सोचते हैं कंपोज की टिकिया अभी नहीं रखूं या नहीं रखूं, कुछ लिखूं, क्या लिखूं, क्योंकि लेखक है, हमेशा लिखने की सोचता है। कविता लिखूं, शीर्षक बाढ़ आकुल प्रतीक्षा, क्योंकि अब तक बाढ़ में का अनुभव लिखा था, लेकिन बाढ़ की प्रतीक्षा में लेखक व्याकुल है। क्या ये शीर्षक रख लूं? धत नींद नहीं, स्मृतियाँ आने लगी। अब नींद तो आई नहीं, जैसे कभी कभी व्यक्ति को इस हालात से कभी गुजरे हों तो उस तरह की बातें याद आनी शुरू होती है। तो 1947 की बात याद आती है लेखक को। मनिहारी जो कि अब तब पूर्णिया में था, अब कटिहार ज़िले में है, के इलाके में अपने गुरुजी बहादुरी जी के साथ, स्वर्गीय सतीनाथ बहादुरी के साथ गंगा मैया की बाढ़ के क्षेत्र में वो नाव पर गए थे। चारों ओर पानी भरा हुआ था। दूर में नदी के बीच में एक द्वीप जैसा बालूचर दिखाई पड़ा। हमने सोचा चलकर वहाँ थोड़ा सा चहलकदमी कर ली जाए, क्योंकि नाव में ही घूम रहे हैं लोगों की सहायता करने के लिए। तब बहादुरी जी ने कहा सावधान रहिएगा, जिस जगहों पर आप पैर रखने वाले हैं, यानी जिस द्वीप पर आप जाने वाले हैं, भूलना मत, वहाँ आप हर तरह के प्राणी शरणार्थी के रूप में मौजूद होंगे। सचमुच चींटी चाटे वहाँ पर मिलेंगे, सांप बिच्छू भी मिलेंगे, लोमड़ी शियार तक पनाह ले रहे होंगे। बहादुरी जी की हिदायत थी कि हर नाव पर पकाई घाव क्या होता है? बारिश पानी में ज़्यादा रहने से पैर के तलवे उंगलियों के बीच में हल्के हल्के से जख्म हो जाते हैं, उसको पकाई घाव कहते हैं। उसकी दवाई दिया सलाई की डिबिया और केरोसिन यानी मिट्टी का तेल रहना ज़रूरी है। और सचमुच ऐसा ही होता था। जिस जगह भी वो सहायता के लिए जाते थे, वहाँ पर लोग खाने से पहले पकाई घाव की दवाई और दिया सलाई और केरोसिन मांगते थे। 1949 की बात बता रहे हैं, एक दूसरी बाढ़ की घटना बता रहे हैं, ये बड़ी दिलचस्प है। इस बार महानंदा की बाढ़ से घिरे वापसी थाना के एक गांव में हम पहुंचे। हमारी नाव में एक रिलीफ के एक डॉक्टर थे। गांव में कई बीमारों को देखकर उन्हें नाव में चढ़ाकर कैंप पर लाया जा रहा था। एक बीमार नौजवान भी नाव में चढ़ा लिया गया, लेकिन उसका एक पालतू कुत्ता था जो कुई कुई करके उसके साथ नाव में बैठ गया। आप सभी जानते हैं कितना वफादार होता है कुत्ता, कोई भी पालतू जानवर हो वो अपने मालिक से बहुत प्रेम करता है। तो जैसे ही उस बीमार नौजवान को बैठाया गया, तुरंत कुत्ता भी वहाँ पर आकर बैठ गया। तो डॉक्टर साहब ने कहा कुकुर को भगाओ। कुकुर यानी कुत्ता, कुकुर नहीं जाएगा। फिर कुत्ता भी छपाक पानी में गिरा।
और वो आदमी भी, नौजवान जो बीमार था, वो भी पानी में कूद गया और उसने कहा हमार कुकुर नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएगा। देखिए, सिर्फ वफादारी पालतू जानवर ही नहीं, उसका मालिक भी निभा रहा था वहाँ पर। अगली घटना बताते हैं। परमान नदी की में जब बाढ़ आई थी तो मुसहरों की बस्ती में राहत सामग्री बांटने मिले। पता चला कई दिनों से उन लोगों को खाना नहीं मिल रहा, मछली और चूहों को झुलसा कर खा रहे हैं। तो अंदाज़ा लगा रहे थे किस तरह से जी रहे होंगे लोग, कितने परेशान हो गए। लेकिन वहाँ पर जाकर आश्चर्यचकित रह गए। जब वो पहुँचे, ढोलक और मंजीरे की आवाज़ आ रही थी। जाकर देखा, एक ऊंची जगह पर मचान बनाकर स्टेज की तरह बनाया हुआ है। बलवाहो जो आदिवासी जनजाति है वो नाच रहा था और लाल साड़ी पहनकर काला कटूटा नट जो होते हैं, दुल्हन का हाव भाव दिखा रहा था। यानी एक धानी, एक पत्नी बना हुआ था और वो अपने पति को छोड़कर जा रही थी। उसका घरवाला पुरुष उसको मना रहा था और बीच बीच में ढोल की आवाज़ आ रही थी, दागड़ दिदा, इस तरह की आवाज़ें आ रही थी। तो देखिए, यहाँ पर एक संदेश मिलता है, आपको एक मैसेज मिलता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हम कैसे अपने आप को तरोताज़ा रख सकते हैं, कैसे उत्साहित रख सकते हैं, कैसे हिम्मत जुटा सकते हैं। तो कोई भी ऐसा तरीका ढूंढा जा सकता है जिसमें हम अपनी परेशानियों को भूल सकें। ऐसे ही वो लोग भूखे मर रहे थे, मछली और चूहे पका कर खा रहे थे, लेकिन फिर भी वो अपने आप को जिंदा, मन से भी जिंदा रखे हुए थे। तो वहाँ पर जितने भी भूखे प्यासे कीचड़ में सने हुए लोग थे, सब हंसने लगे। हम भी रिलीफ बांट कर आए तो हम भी अपने आप को हंसने से रोक ना सके। एक बार इन्होंने बताया कि 1937 में शकरपुर में बाढ़ के समय नाव को लेकर लड़ाई हो गई थी। मैं उस समय बालचर यानी बॉय स्काउट था, स्कूल में पढ़ने वाला था। स्काउट बॉय की तरह से लोगों की हेल्प करने गया था। गांव के लोग नाव के अभाव में केले के पौधे का भेला बनाकर किसी तरह काम चला रहे थे और वहीं जमींदार के लड़के नाव पर हारमोनियम तबला के साथ, ये एक व्यंग्य है इसमें। तो बाढ़ आई हुई थी लेकिन वो निकल गए अपना पिकनिक मनाने के लिए। तो कई नौजवान गांव के उस नाव पर सवार थे और 1947 में जब इसी तरह की घटना उन्होंने बताई आगे, पुनपुन नदी का पानी राजेंद्र नगर में घुस आया था जहां लेखक रह रहा था। एक नाव पर कुछ सजे धजे युवक और युवतियों की टोली फिल्म में देखे हुए कश्मीर का आनंद घर बैठे लेने के लिए निकली, जैसे कश्मीर में वो लोग निकल गए हों। नाव पर स्टोव जल रहा था, केतली चढ़ी हुई थी, बिस्कुट के डिब्बे खुले हुए थे। एक लड़की प्याली में चम्मच डालकर अनोखी अदा से नेस्कैफे के पाउडर को मथ रही थी। उसके बाद एक सामने बैठा एक युवक दोनों पैरों को फैलाकर बांस की लग्गी से नाव चला रहा था। दूसरा युवक पत्रिका पढ़ने वाली लड़की के सामने घुटने पर कोहनी टेक कर जैसे मनमोहक अंदाज में डायलॉग कोई बोल रहा था। वो तेज वॉल्यूम में बजते हुए ट्रांजिस्टर पर गाना आ रहा था, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का। अब अचानक जैसे ही ब्लॉक के पास गोलाम्बर में नाव पहुंची, गोलाम्बर जैसा कि पहले भी आया हुआ था, लोग सीटियाँ बजाने लगे, फबत्तियाँ कसने लगे, क्योंकि ऐसे आवारा लोगों पर लोग कुछ ना कुछ कह ही देते हैं। तो वो प्रतिध्वनि वापस आ रही थी, यानी गोलाम्बर में जो आवाज़ घूम थी, उन फुअड़ लड़के जो घूमने जा रहे थे, अचानक उनकी नाव पलटी, सब बाढ़ के पानी में, और नाव पर केवल ट्रांजिस्टर बजता रहा। अचानक लेखक जागे, जो कि वो पुरानी बातें सोच रहे थे। आवाज़ आई, कहो राम सिंगार, पनिया आ रहे लो है, ऊहू ना आ रहे लो है, यानी अभी नहीं आया आपके पानी। 2:30 बज गए थे उस समय, मगर पानी अभी तक नहीं आया था। लेखक को लगा कि इंजीनियर्स की जीत हो गई है या कोई देवी चमत्कार हो गया है, जो पानी अभी तक नहीं आया है। पानी को रोक दिया गया है क्योंकि सूचना ये थी कि 12 बजे तक पानी आ जाएगा। तभी वहाँ पर कुत्ते भौंकने लगते हैं और राम सिंगर जो था वो और उनकी मंडली उन कुत्तों को चौप चौप करके चुप करा देती थी। अचानक लेखक को अपने मित्रों और स्वजनों की याद आई जो पाटलिपुत्र कॉलोनी श्री कृष्णापुरी बोरिंग रोड के अथाह जल में घिरे हुए थे। विनीता जी, बाबू भैया, इंदिरा जी, काफ़ी लोग थे। टेलीफोन तब करने के लिए उठाया ही था, बहुत देर तक नंबर डायल करता रहा,
लेकिन उधर सन्नाटा था, कोई शब्द नहीं सुनाई दिया। टुंग फुंग होकर आवाज़ रह गई। बिस्तर पर करवट लेते हुए एक बार मन हुआ कि कुछ लिखना चाहिए, लेकिन क्या लिखना चाहिए। फिर स्मृतियों को जगाऊं तो अच्छा। पिछले साल अगस्त में नरपतगंज थाना चकरदाहा गांव के में छाती भर पानी में खड़ी एक आसन्न प्रसवा हमारी ओर गाय की तरह टुकर टुकर देख रही थी। यानी आसन प्रसवा जिसको बच्चा होने वाला था। नहीं, अब भूली बिसरी याद नहीं। फिर उन्होंने यहीं पर छोड़ दिया सारी चीज़ें। आंखें मूंद कर सफ़ेद भेड़ों के झुंड देखने की चेष्टा करूँगा, कुछ अच्छा देखना शुरू करूँगा। उजले उजले सफ़ेद भेड़ों के झुंड। ऐसा सोचते सोचते लेखक को नींद आ गई। अचानक आँख खुली। आओ धागो आओ, ऐसे अच्छे जल यानी झकझोर कर मुझे जगाया गया। घड़ी देख कुर्सी ठीक 5:30 बज रहे थे। सवेरा हो चुका था। आ रे लो है पनिया पानिया, आ रे लो है पानी आ गया है। राम सिंगार ओ मोहन ओ रामचंद्र लोग आपस में पुकारने लगे। आंखें मलता उठा तो एक मोटी डोरी की शक्ल में झाग उकलता हुआ पानी दिखाई दे रहा था। बस्ती के पास बच्चे कूद रहे थे। पानी नहीं है, बच्चे नहीं पानी है, वही मोड़ है। ऐसा लग रहा था जैसे आतिशबाजियाँ चल रही हो, बच्चे कूद रहे हों, लेकिन वह पानी था। थोड़ा अवरोध है, यानी कहीं ना कहीं रुकावट है। बाढ़ सीधी तेज़ी से नहीं आई, इसलिए वहाँ पर बच्चे कूद रहे थे, इसलिए पानी उछल रहा था। फिर उसके बाद सेठ की एक दुकान थी, तो वो भी बंद हो चुकी थी, जो काफ़ी रात तक खुली हुई थी। अब मैं दौड़कर छत पर चला गया। चारों ओर शोर और कोलाहल, कलरव, चीख पुकार और पानी का कलकल बह रहा था। लहरों का नर्तन सामने फुटपाथ को पार कर चुका था और सामने बिजली के खंभे पानी में डूबने शुरू हो गए। ताड़ के पेड़ का तना क्रम से डूबता जा रहा था, डूब रहा है। लगातार बारिश हो रही है, बाढ़ आ रही है। लेखक ने पहली बार बाढ़ को आते हुए देखा, तो उसका अनुभव उन्होंने इस पाठ में लिखा है। उन्होंने कहा, अगर मेरे पास कैमरा होता या टेप रिकॉर्डर होता तो बाढ़ को बचपन में देखता आया हूँ, लेकिन बाढ़ को आता हुआ कभी नहीं देखा। मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर पाता। भूरे रंग का भेड़ों के झुंड जरूर दिखाई दे रहे थे, यानी भूरे रंग का पानी, वो झाग वगैरह दिखाई दे रहा था। कुछ भी नहीं है, कलम भी नहीं थी उस समय, वह भी चोरी हो चली ऐसा लगता था। कुछ भी नहीं लेखक के पास, ताकि इन स्मृतियों को रख सके। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आप आगे भी मेरी वीडियो देखते रहेंगे। धन्यवाद।